ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वो अभी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। आज 13th क्वेश्चन से शुरू करना है। ओके, देखिए जी 13th क्वेश्चन देखिए, लीजेंड्रे इक्वेशन पे बेस्ड है। देखो कहता है फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल यूनियन जीरो, आपके पास नेचुरल नंबर और जीरो, कहता है के है वो आपका होल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। लेट वाई के एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, कहता है वाई के एक्स आपके पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री के है, ठीक है। आगे आपको कहता है विथ वाई के 1 इज इक्वल टू 5, आपको वाई के एक्स है ना वो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री के है, और कहता है कि वो कंडीशन ये दी हुई है कि जो डिग्री के का पॉलिनोमियल है जैसे ही आप एक्स की प्लेस पे 1 पुट करते हो वो आपको 5 वैल्यू देता है, ठीक है। फर्दर वाई के एक्स सेटिस्फाई द लीजेंड्रे इक्वेशन, साथ में कहता है भाई ये आपके लीजेंड्रे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ये आपकी लीजेंड्रे इक्वेशन होती है, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर आपको इस पूरे की वैल्यू 24 गिवन है, क्या गिवन है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 समेशन के 1 से लेके n वाई के एक्स माइनस में वाई ऑफ के -1 इंटू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स के विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 समेशन वाई के का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 24, ये आपको गिवन है। तो आपसे कहते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो आपसे कहता है n की वैल्यू बताओ, n की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे देखना ध्यान से। देखो आपको एक चीज तो पता है कि जो आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन। आपको ये चीज पता है कि लीजेंड्रे पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री के है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं उसकी 1 के लिए वैल्यू पे, तो वो आपके पास ऑलवेज 1 वैल्यू रखता है। ये आपको ये चीज पता है। जो आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, जो लीजेंड्रे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो आपके पास पी के 1 इक्वल टू 1 ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है, और ये सारे के लिए होती है। आप के को यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सब के लिए 1 के ऊपर ये 1 वैल्यू देता है। आपको ये चीज पता है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के बारे में? बोलिए, जानते हो इसके बारे में? बोलो। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है एक बार ध्यान से देखिए, आपको कहता है कि y के 1 आपको 5 दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो आपको y के 1 दिया हुआ है वो आपको 5 टाइम्स दिया हुआ है p के 1 का। देख लो एक बार, आपको जो y के एट 1 दिया हुआ है वो आपको 5 टाइम्स दिया हुआ, क्योंकि 5 इंटू 1 करने पे 5 मिलेगा और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बोलो, अब आपको चाहिए n की वैल्यू, है ना, आपको चाहिए n की वैल्यू। यहाँ पे आपकी दो चीजें यूज आएंगी। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये जो समीशन दिया हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। समीशन के साथ जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। देखिए समीशन को ओपन करेंगे, इसको ओपन कीजिए पहले, ये आपका आएगा समीशन k1 से लेके n है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर ओपन करेंगे। -1 से 1 इंटीग्रेशन है, हाफ बाहर है, ये आपका है y के x माइनस में y के -1 ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, एंड यहाँ पे है आपका माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 समेशन अगेन k1 से लेके n y के x का होल स्क्वायर इनटू में dx, और ये आपको दिया हुआ है 24, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, हाफ बाहर है। अब हाफ सिर्फ इसके साथ था,
ठीक है, इसके साथ नहीं है, ये चीज याद रखना। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ अंदर वाले समेशन वाले को फॉर्मूला लगा के। कैसे? y के x का स्क्वायर प्लस में y के -1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया इसको इस तरीके से। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इस वाले को एक बार एज इट इज रखिए, माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 समीशन k1 से लेके n y के स्क्वायर x लिख दो इसको dx, और आपका साथ में चल रहा है 24 इक्वल में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से आपको ये दिख रहा है k1 से लेके n yk का स्क्वायर, और यहां से भी आपको k1 से लेके n yk का स्क्वायर दिख रहा है ना? इन दोनों को इकट्ठा कर लो, बोलो। या एक काम कर सकते हो, ऐसा कर दो, इन समीशंस को अलग अलग कर लो, पहले इन समीशंस को अलग अलग कर लो। तो ये आपके पास ऐसा आएगा, बाहर इंटीग्रेशन भी चल रहा है -1 से 1, प्लस में हाफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 समीशन y के -1 का स्क्वायर x dx k1 से लेके n अगेन, एंड माइनस में 2, और एक 1/2 बाहर था तो ये कैंसिल होके 1 बचेगा, और अंदर बचेगा y के x -1x -1 से 1 समेशन k1 से लेके n और dx। ठीक है, और साथ में आपका ये माइनस वाला -1 से 1 समेशन k1 से लेके n yk का स्क्वायर x dx इक्वल टू में 24। ये कुल मिला के आपके पास ऐसा बन गया, इसको थोड़ा सा ओपन मैंने कर लिया, और ओपन करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए जी, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, या फिर इकट्ठा करने से पहले ऐसा कर सकते हो कि इसको समेशन भी ओपन कर दो। फायदा क्या मिलेगा समेशन ओपन करने का, देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट और बता देती हूँ। आपको एक चीज पता है कि जो आपके पास लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है वो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करता है। देखिए आपके पास ये है ना, अगर मेरा ये k डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, ये m डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, और इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ, इंटीग्रेशन करवाती हूँ -1 से 1, तो अगर आपके m और k इक्वल नहीं है, मतलब अगर इनकी डिग्री सेम नहीं है, तो ये आपके पास आता है 0, और अगर आपके पास ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास आता है 2/2k प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे या ऐसा बोल दो कि जो दो अलग अलग डिग्री के लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं आपकी इक्वेशन को, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो ऑलवेज 0 मिलता है आपको। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले ये जो आपको दिख रहा है y के x इंटू में y के -x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने आपको अभी बता के आया ऊपर कि जो y के x है, जो आपका ये है y के @1, वो आपका 5p के @1 के इक्वल है ना। यानी एक तरीके से देखा जाए ये पॉलिनोमियल ही है, pk के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी ऑर्थोगोनल होंगे, है ना, ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये इनका इंटीग्रेशन भी -1 से 1 0 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो। बोलो जी। समझ में आई ये चीज? ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल लीजेंड्रे पॉलिनोमियल मतलब कि उससे निकल कर आ रहा है, कह रहा है लीजेंड्रे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आपके पास डिग्री दोनों की अलग अलग है, आपको पता है कोई भी लीजेंड्रे इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा पॉलिनोमियल और उनकी डिग्री अगर डिफरेंट है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो आपको ये मिल गया ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पे चाहे मैं समेशन लगा दूं,
k1 से लेके इनफाइनाइट, क्या फर्क पड़ेगा? समेशन भी ओपन करोगे तो भी ये आपके पास ऑर्थोगोनली निकल कर आएंगे हर एक डिग्री के लिए। तो इस टर्म को मैं जीरो कर दूं, इस टर्म को मैं जीरो करके हटा दूं यहां से, बोलो है ना। तो मैं यहाँ पे देखो इस टर्म को मैंने जीरो कर दिया है, अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। हटाने के बाद आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। अब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बच गया है ओनली। अब बस आपको इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे देख लो इसको, यहाँ पे इसका समेशन ओपन कर दीजिए। हाफ बाहर चल रहा है, -1 से 1 इंटीग्रेशन चल रहा है। समेशन ओपन करेंगे तो k1 से शुरुआत हो रही है, तो y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू चलता जाएगा, ठीक है। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, लिख दीजिए। ये समेशन इसका ओपन हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का समेशन सेम तरीके से ओपन कर दीजिए। हाफ बाहर है, -1 से 1 जाएगी, ठीक है। यहाँ पे k1 से शुरुआत हो रही है, तो आप जब जैसे ही k को 1 रखेंगे तो ये आपका होएगा 0, तो y 0 से शुरुआत होगी अब की बार यहाँ पे। तो y 0 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा? k को आप जब n रख रहे हो तो ये n-1 तक जाएगा, तो ये आपका आएगा y ऑफ n-1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा dx। माइनस में ये वाला हो गया, ओपन कर दिया, ये वाला ओपन कर दिया, अब ये वाला भी कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन -1 से 1, समेशन ओपन करेंगे, k1 से शुरुआत हो रही है, तो ये आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल में आपका क्या चल रहा है? 24। क्लियर? जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल आउट कर दो, जो बचता है वो बचा के लिख दो। देखो यहाँ पे हाफ पार है, यहाँ पे भी हाफ पार है, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 y1 का स्क्वायर, 1/2 y1 का स्क्वायर और माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 1/2 हाफ यहाँ से आएगा, हाफ यहाँ से आएगा, एक बनेगा और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कैंसिल। तो यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है वो मैं कैंसिल करके आपको दिखा देती हूँ। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड सो ऑन टू कहाँ तक होएगी? कहाँ तक होएगी? yn-1 तक होएगी। तो yn-1 मान लो इसके आगे yn-1 वाला था, वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से मान लीजिए yn-1 वाला था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, बस टर्म्स को कैंसिल करा है मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपकी बस टर्म्स कैंसिल हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। अब टर्म कैंसिल होने के बाद ये y3 वाली भी हो जाएगी। आपका लास्ट जो होगा y1, y2, y3 एंड सो ऑन टू yn-1 तक के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ यहां से क्या बचा है? देखिए, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1, यहां से बचा है yn का स्क्वायर, लिख दीजिए, ठीक है। यहां से बचा है y0 का स्क्वायर, लिख दीजिए। और यहां पे आपका हाफ अगर आप कॉमन लेते हैं इसमें से भी अगर हाफ कॉमन लेंगे, या ऐसे ही लिख दो, अगली उसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 yn का स्क्वायर dx, ये आपके हाथ में बचा है जी, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा, आप इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लो। हाफ ऑफ yn का स्क्वायर माइनस में yn का स्क्वायर माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये आपके पास ऐसा बच जाएगा, ये आपके पास ऐसा बच जाएगा जी, देख लीजिए एक बार। ये आपके पास सोल्व करने के बाद सिर्फ इतना बचा है। जो आप पॉलिनोमियल लेकर चले हो, y के में लेकर चले हो, हमें तो p के फॉर्म में चाहिए था। यहां पे एक चीज और लिखिए, -1 से 1 y के का स्क्वायर x जो आएगा वो आपके पास आएगा ऐसा। ये आपके पास क्या था? ये आपको अभी मैं बता के आई हूं, ये आपका डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, है ना। ये आपका डिपेंड कर रहा था ना 5 टाइम्स ऑफ पी के एक्स, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था ये, क्योंकि हमें कंडीशन जो दी हुई थी उसमें हमने निकाला। तो जब आपका ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पे वाई के का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देख लीजिए एक बार, मैंने इसका क्या करवा दिया? स्क्वायर करवा दिया। स्क्वायर करवाएंगे तो ऐसा होगा -1 से 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या मिलेगा? यहां से ये आपका मिलेगा 25 इंटीग्रेशन -1 से 1 पी के एक्स स्क्वायर dx। यहां पे आपको ये रखना है, इसके फॉर्मूले याद ही रखने पड़ते हैं जी, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन है, इसका यूज करना है यहाँ पे और यहाँ पे,
दोनों में इसका यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें पी के फॉर्म में चेंज करनी थी। पी के फॉर्म में चेंज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो इसने कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन हमारी हमें पता है कि जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है वो 1 पे 5 देता है, वैल्यू 1 देता है, सॉरी। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए हमें यहाँ से देखना पड़ा कि चलो ठीक है, y के x 5 टाइम्स ऑफ p के x रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है ना, तभी x 1 पे 1 वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से हमने y के x की वैल्यू निकाली, y के x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला आपके पास p के x का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ से निकल कर आता है 2/2 प्लस में 1। तो ये आपका आएगा 2/2 प्लस में 1, यानी 25 इंटू में 2/2 प्लस में 1। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा y के स्क्वायर dx का -1 से 1 इंटीग्रेशन। ये चीज समझ में आई? यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास हमें अगर नोट के लिए निकालना है, जैसे मैं मानूं कि मुझे यहाँ पे 0 के लिए चाहिए ना वैल्यू, मुझे यहाँ पे 0 के लिए चाहिए और डिवाइडेड बाय में 2 भी है, तो मतलब मुझे यानी k = 0 चाहिए। k = अगर मैंने 0 रखा तो ये आपके पास होगा 25 इंटू में 2 यानी 50, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रखती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, नोट की जगह अगर मैं n रखती हूं तो 25 इंटू में 2/2n प्लस में 1 मिलेगा, है ना। देख लो एक बार, नहीं क्या? तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखो -1 से 1, देखो 1/2 मैं कॉमन ले रही हूँ बाहर, ये जो 1/2 है ये मैं कॉमन ले रही हूँ बाहर, तो अंदर बचेगा y नोट का स्क्वायर -1 से 1 dx, y n का स्क्वायर -1 से 1 dx, और ये आपका 24 के इक्वल चल रहा है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, y नोट का स्क्वायर कितना आएगा, 50 आया है, रख दीजिए, हाफ बाहर है। y n का स्क्वायर कितना आया है, 50/में 2n प्लस में 1 आया है, रख दीजिए, हाफ बाहर है। ये आपको मिला 25 प्लस में 25/में 2n प्लस में 1 इक्वल टू में 24। एंड यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे 25 कॉमन लेके जैसे भी, ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये आपका बचेगा, इसको एज इट इज रखो, ठीक है, और ये माइनस का 1 आएगा, है ना। 25 इक्वल टू में माइनस का 2n माइनस का 1, ठीक है जी। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताना एक बार। बस अब जस्ट इसको सोल्व करना है। एक बार यहाँ पे देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है एक बार सोल्व करने में, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए एक बार। सही है क्या यहाँ तक? आगे इसको, अरे माइनस भी था, सॉरी 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 सॉरी, तभी मैं सोचूं आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पे माइनस था, ठीक है, माइनस ये वाला मैंने प्लस लगा दिया गलती से, ठीक है, तभी ये दिक्कत दे रहा है। मतलब नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। माइनस कर लीजिए इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक। तो ये आपको मिलेगा 25 माइनस में 24, 25/में 2n प्लस में 1। बस अब इसको सोल्व कर लो। 2n प्लस में 1 इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू में 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 12। तो ये आपका आंसर आएगा 12। तो n की वैल्यू आपके हाथ में आएगी 12, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल माइनस था, मैंने गलती से उसको प्लस कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, 12। तो यहाँ से आपको जो यूज़ करना था वो मैं बता देती हूँ एक बार दोबारा से, क्या क्या आपको यूज़ करना था। सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन देखते ही आपको, अगर ये 1 दे देता तो
आप इसी को ही पॉलिनोमियल मान लेते, जो आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है वो यही हो जाता, लेकिन इसने 5 दे के गड़बड़ कर दी। यहाँ से हमें उसने एक तरीके से हिंट दिया है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल निकल कर आएगा वो 5 टाइम्स होगा आपके लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसने ये कंडीशन हमें दे दी, उस कंडीशन से हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है ऑर्थोगोनैलिटी वाला, ठीक है, ये वाला, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ये छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें अगर आपका m और k दोनों इक्वल होता है तो आपका ये आ जाएगा, और m और k अगर दोनों इक्वल है तब तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। साथ में आपने जो कंडीशन आपको दी हुई थी उस कंडीशन से आपने क्या फॉर्म किया, उस कंडीशन से आपने ये फॉर्म किया कि आपका जो कंडीशन थी वहां से आपका जो y के स्क्वायर बना है वो आपका ये बना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि y के स्क्वायर की प्लेस पे आप p के x भी पुट कर दोगे, 5 टाइम्स p के x, तो वहां से भी वो कंडीशन सेम बन जाएगी। तो आपको ये दो चीजें यूज करनी थी, ये वाली एंड साथ में आपकी ये वाली, ठीक है। ये दो चीजें यूज करके आपको n की वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। साथ में यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी वो आपको पता लगानी थी कि क्या है, तो इसलिए इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 12। क्लियर है जी, बोलिए, कर लेंगे ऐसा। चलें आगे नेक्स्ट पे चलें। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अगला देखिए, कहता है कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आपको कहता है R1 एंड R2 आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। इसने खुद ने रूट्स दिए हुए हैं इंडिशियल इक्वेशन के, ठीक है। ऑफ द अबव ओडी एट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 1। कहता है आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपसे कहता है देन R1 और माइनस में R2 का मॉडुलस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इंडिशियल इक्वेशन बनानी है। इंडिशियल इक्वेशन कल भी बनानी बताई थी। कैसे करते हो, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कोफिशिएंट उसको क्या करना है, 1 करना है। y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 करेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा। क्या किया है, 4 ln x से डिवाइड करवा दिया ऑल आउट, ठीक है। तो प्लस में 4 ऑफ ln x y इक्वल टू में 0, ये आपके पास आया जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो इसने बोला है, कहता है एट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पे आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोल रहा है, मतलब जब आप x को 1 पुट कर रहे हो तो आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, जब आप x को 1 पुट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। यानी जो आपका px है वो आपका क्या है, वो आपका है 3/4 ऑफ ln x। एंड ये आपको मतलब देखना है कि ये x इक्वल टू 1 पे एनालिटिक है या नहीं है। दूसरा कहता है कि जो आपका qx है वो आपका है 4 ln x, आपको देखना है ये एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास ये क्या मिल रहा है, 0 पॉइंट के ऊपर इस ये आपका सिंगुलरिटी दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी 1 पे x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 इंटू में px। क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल px की वैल्यू पता लगानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इंडिशियल इक्वेशन के अंदर चाहिए ये चीज, है ना। हमें क्या चाहिए, इंडिशियल इक्वेशन में चाहिए। इंडिशियल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, px स्मॉल px एंड स्मॉल qx। कैपिटल px एंड कैपिटल qx का यूज होता है, आपको जिस भी पॉइंट के अराउंड निकालना है उसको आपने टेंड करवाया, ठीक है। x माइनस 1 इंटू में px, देखो क्या आता है, x माइनस 1 3 बाहर है, अपोन में 4 ln x आया। जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू 1 करवाएंगे 0/0 फॉर्म बनेगी, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई करना है। ऊपर डेरिवेटिव किया 3 आया, नीचे डेरिवेटिव किया 4 में x आएगा, ऊपर ही चला जाएगा। एंड एज x टेंड्स टू 1 ये आपके पास 3/4 लिमिट दे देगा। लिमिट भी चल रही है साथ में, ठीक है, लिमिट भी चल रही है, तो ये आपको 3/4 दे देगा। मैं यहाँ पे रख दूं इसकी वैल्यू। तो अब मुझे यहाँ पे स्मॉल qx चाहिए। अब स्मॉल qx कैसे निकालेंगे, स्मॉल qx निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप करते हो x माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आप करते हो qx। तो यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर और qx था क्या 1/4 ln x, रख दीजिए यहाँ पे।
एज एक्सटेंड्स टू 1, अगेन आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको ऊपर मिलेगा 2x - 1 और नीचे मिलेगा 4 और 1/x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x, ऊपर पलट के आ जाएगा x एंड एज एक्सटेंड्स टू 1 पे ये आपको 0 वैल्यू दे देगा, है ना। तो ये आपको मिल गया 0। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है जी इंडिशियल इक्वेशन, आपकी ये बन के निकलेगी। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, r² माइनस में r प्लस में 3/4 ऑफ r इक्वल टू में 0। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, r कॉमन ले लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए तो 3/4 - 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, एक तो r 0 आया और एक r क्या आया, 1/4 आया। ठीक है, तो एक आपका r1 का काम करेगा, दूसरा आपका r2 का काम करेगा। तो r1 आपका 0 आ गया, r2 आपका 1/4 आ गया। ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो r1 माइनस r2 का मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास जी 1/4, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0.25। कुछ नहीं करना, बस इंडिशियल इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए और बस आपको इंडिशियल इक्वेशन याद रखनी है, वहां से स्मॉल px एंड स्मॉल qx आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल कर आई 0.25। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी, अन्यथा आगे चलते हैं। फिर बोलो, कोई डाउट है क्या? नो डाउट, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th क्वेश्चन। आपको कहता है इफ y1 एंड y2 आर द टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है y1 और y2 आपको इसके सॉल्यूशंस गिवन है। अब ये आपको कैसे इक्वेशन गिवन है, नॉन होमोजीनियस, है ना। ये आपको कैसे गिवन है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे आपको f ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। आपसे कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है इन 0 से 1 के बीच में। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप नॉन होमोजीनियस की बात करते हो और उसमें आप अपना जनरल सॉल्यूशन देखते हो और y1 और y2 आपको कोई भी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन है, तो वहां पे आप क्या करते हो, y1 का कोफिशिएंट और y2 के कोफिशिएंट ये निकालते हो। कोफिशिएंट्स निकालने के बाद आप उनके कोफिशिएंट्स का सम करते हो। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में अगर आपका कोफिशिएंट्स का सम 1 आता है तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोफिशिएंट्स का सम 1 नहीं आता तो आपके पास वो जनरल सॉल्यूशन का कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जस्ट आपकी जो होमोजीनियस अगर इक्वेशन होती तब तो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही सॉल्यूशन बनता, लेकिन यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है तो इसलिए आपको कोफिशिएंट्स का सम 1 करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सम 1 कहाँ आ रहा है, वो ही सिर्फ जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए C1 प्लस में C2, आपको यहाँ पे C1 प्लस में C2, C1 और C2 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आपका C1 और C2 है क्या, और मुझे नहीं पता कि इनका सम 1 आएगा या नहीं आएगा, तो मैं इसको लेकर चल रही हूँ कि भाई मेरे पास तो 1 नहीं दिया हुआ, तो 1 तो नहीं है इसका सम। सम अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे हम लिखते हैं ना ये, तो यहाँ पे आपको जो भी कोफिशिएंट बन रहा है, जो भी ay1 ले लो, by2 ले लो, तो आपका a प्लस बी ऑलवेज 1 होना चाहिए, बस आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए कि आपका जो बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, y1 के कोफिशिएंट्स पहले इकट्ठे करो, तो y1 का एक कोफिशिएंट 1, दूसरा आएगा c, y1 के कोफिशिएंट्स को हमने इकट्ठा किया, फिर y2 के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो तो ये ऐसा आया। अब इन कोफिशिएंट्स का सम कर दो तो ये आया 1 प्लस में c माइनस में c, क्या आ गया 1 आ गया। सम जैसे ही 1 आ गया आपका सॉल्यूशन बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, सेम तरीके से आप इसके कोफिशिएंट्स देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ C1 इकट्ठा किया तो c प्लस में 1 आया, ठीक है। C2 का इकट्ठा किया तो -1 आया। आपने इनका सम किया c प्लस में 1 माइनस में 1, तो ये तो c के इक्वल आ गया, ये तो c के इक्वल आ गया। c की कोई गारंटी थोड़ी ना है 1 के इक्वल हो ना हो, ठीक है, तो ये तो नहीं आया। तीसरी जो थर्ड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में भी सेम काम करोगे, y1 के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो C1, यहाँ से आएगा C2 प्लस का, y2 के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो C1 माइनस में C2, दोनों का कर दो सम। सम जब आपने किया तो ये आपको मिला C1 प्लस में C2, C1 माइनस में C2।
C2 से C2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2C1 आ गया, नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए ये भी आपका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली बी इज द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे, बोलिए जी। नेक्स्ट पे चले। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, आईवीपी के ऊपर बेस्ड है, आपको कहता है कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, y एट 0 पे आपको क्या दिया हुआ है? 0 के इक्वल। ठीक है, y एट 0 पे आपको क्या दिया हुआ है? 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपसे क्या कहता है? कहता है आईवीपी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा क्या? आर में। और फिर कहता है एवरी सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या इसका हर एक सॉल्यूशन बाउंडेड निकल कर आएगा? देखिए क्या करोगे, यहां से आप सबसे पहले हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है ना? तो उसके लिए क्या होता है, 3 कंडीशंस होती है। जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई रहता है वो एफ ऑफ एक्स वाई आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, लिपशिट्स होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें उसने कर ली सेटिस्फाई, तो इसका मतलब वो आपका यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है ना? अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए आपको गिवन है जो एफ ऑफ एक्स वाई, 1 मिनट, 16th क्वेश्चन है ना, वो आपको गिवन है e की पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे कहां पे बात कर रहा है इसकी? कहता है कि r के ऊपर आपसे पूछ रहा है ना, r के ऊपर आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बात बताओ, y अगर आपका पूरा, मैं कोई भी आपका r ले लूं एफ ऑफ एक्स वाई में से, x और y में कुछ भी r में से उठा लूं, तो एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका दोनों साइड से 0 जाएगा। चाहे आप y को माइनस इन्फिनिटी टेंड करवा दो, चाहे आप y को प्लस इन्फिनिटी टेंड करवा दो, दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स वाई आपका बाउंडेड है। अरे दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स वाई बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड ना होने की संभावना ऐसी, यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं होता तो मेरे पास निकल कर आ सकता था कि बाउंडेड ना हो। ठीक है, जब आपका y माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइड से ही आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 को टेंड कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करवा दो चाहे इन्फिनिटी को टेंड करवा दो, तो ये आपका ओवरऑल बाउंडेड है ना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई बाउंडेड है, एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों चीजें हैं। अब बात चेक करनी है लिपशिट्स की। लिपशिट्स क्या होता है? कर्ली एफ बाई कर्ली वाई चेक करेंगे, क्या आएगा? माइनस 2y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे ये बताओ क्या ये बाउंडेड है आर में? बोलो, क्या ये आर में बाउंडेड है? क्यों क्यों नहीं है? अरे e की पावर माइनस वाई स्क्वायर की स्पीड तेज है। अरे क्यों नहीं है? तुम y को क्यों देख रहे हो? e की पावर माइनस वाई स्क्वायर कौन देखेगा? बोलो, एक्सपोनेंशियल की स्पीड तेज है भाई। ये जहां आप सोच रहे हो ना, आप देखो क्या करना होता है बाउंडेड के लिए, आप वही करो, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो ये आपके पास आएगा माइनस 2y की पावर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको इन्फिनिटी पे टेंड करवाऊंगी y को, ये इसकी वजह से, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है, ये इसको 0 की तरफ टेंड करवा कर ले जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करवाते हो, अगेन इसके स्पीड तेज होने की वजह से ये 0 को टेंड करवाएगा, मतलब दोनों साइड से ये 0 को टेंड करवा रहा है, बाउंडेड है। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है? e की पावर माइनस वाई स्क्वायर की वजह से बाउंडेड है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि इसको देख के हमने बता दिया कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड। आपको देखना है कि एक्सपोनेंशियल की स्पीड तेज है, तो उस केस में आपका ये हर बार 0 को टेंड करवाएगा,
चाहे y को माइनस इन्फिनिटी ले जाओ चाहे प्लस इन्फिनिटी ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे और बीच में देखो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जिसकी वजह से आपका ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो या कहीं पे अनबाउंडेड दिखा रहा हो, कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब बीच में भी कहीं पे भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी वजह से ये अनबाउंडेड हो जाए। तो ओवरऑल ये बाउंडेड है। तो आपको तीनों कंडीशन इसने आर में सेटिस्फाई कर ली, पूरे आर पे बाउंडेड है, आर पे आपका बाउंडेड भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, और साथ में जो आपका लिपशिट्स है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। बताइए फटाफट से बोलो। बोलिए जी, है ना। तो आपकी इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा आर में, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किए उसने, ठीक है। अच्छा, ओह, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, कहते हैं एवरी सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। कहता है कि उसका जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, यानी आपके पास जो आर निकल कर आया है, क्या उस आर पे आपका हर एक सॉल्यूशन आईवीपी का बाउंडेड है। इसको कैसे करेंगे, देखिए, आपको जो गिवन है ध्यान से देखिएगा, आपको जो गिवन है y डैश एक्स, वो आपको गिवन है e की पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि जो आपका y डैश एक्स होगा, जो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल आर के लिए, है ना। फॉर ऑल आर के लिए ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ये चीज। बोलो, है ना, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या पता चला, y डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आपका 0 से बड़ा होगा, ऐसा बोल सकती हूं मैं कि y डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो, मतलब मुझे जस्ट एक बार अंदाजा लगाना है कि मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे को पता है, ये माना क्या, मेरे को पता है ये चीज कि e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज आपके पास 0 से बड़ा होगा, तो y डैश एक्स ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, है ना। अब y डैश एक्स अगर 1 से बड़ा होगा, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, y एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, उसको भी आप अज्यूम कर लो, या कोई नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें जस्ट जो सॉल्यूशन है उसको देखना है कि वो किस टाइप का आएगा। अब एक बात देखिए, आप जैसे ही x को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे, आपका जो y एक्स है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये तो आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस में c। यानी एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि y एक्स खुद भी इन्फिनिटी को टेंड कर गया, है ना। और y एक्स था क्या, y एक्स तो सॉल्यूशन था, नहीं, y एक्स तो सॉल्यूशन था, और y एक्स अगर सॉल्यूशन है और वो आपका टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब सॉल्यूशन तो अनबाउंडेड हो गया। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या निकल कर आया, अनबाउंडेड। यानी आपके पास जो आपका मैक्सिमल इंटरवल आ रहा है, जो कि आर बन रहा था, उसमें आपका सॉल्यूशन बाउंडेड नहीं रहा, अनबाउंडेड हो गया। इसी वजह से आपका यहाँ पे कहता है कि एवरी सॉल्यूशन बाउंडेड, जरूरी तो नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत। बताइए यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे फिर। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपका क्या निकल कर आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड वाली गलत। कर दीजिए मार्क। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो बी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन आएगा, ठीक है।
अगला देखिए जी, हाँ यूनिक सॉल्यूशन मिला हो चाहे, है ना, उसमें चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिला हो ऋषभ, लेकिन फिर भी वो एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो बाउंडेड नहीं है ना। जैसे अब मैं आपको बोलूं मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आया है, यूनिक है तो अनबाउंडेड, आर के ऊपर बाउंडेड थोड़ी ना है, हम इसका बाउंड डिसाइड नहीं कर सकते आर पे। तो वैसा ही वो केस बना होगा, यूनिक सॉल्यूशन आया होगा, यूनिक सॉल्यूशन आया है, वो यूनिक सॉल्यूशन भी तो बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन वो खुद अनबाउंडेड निकल कर आया है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होना तो ये इंप्लाई नहीं करता कि सॉल्यूशन शुड बी बाउंडेड, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आपके पास लेट ए बी ए 2x2 नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी रियल आइगन वैल्यू लैम्डा है एंड वी बी एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। आपके पास कहता है कि ए आपके पास एक 2x2 की नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ऐड किया कि भाई उसकी आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है और वी है वो उसका आइगन वेक्टर है उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। और आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम y डैश इक्वल टू ए वाई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास क्या होता है, ध्यान से देखना, आपके पास अगर मैट्रिक्स नॉन डायगोनलाइजेबल है, अब नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आपको दी हुई है और साथ में भी वो कैसे दी हुई है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि नॉन डायगोनलाइजेबल होना इसका मतलब am शुड नॉट इक्वल टू gm, क्योंकि अगर am gm के इक्वल होगी तो वो डायगोनलाइजेबिलिटी को बता देता है। ठीक है, am है वो आपका gm नहीं होगा, am है वो gm के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन जाती है। अब मैट्रिक्स 2x2 की है, एक लैम्डा उसने आइगन वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब समझ रहे हो कि am ऑफ लैम्डा शुड बी 2। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर लैम्डा है उसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, और आपको ये चीज भी पता है कि जो gm है वो कभी भी am को क्रॉस नहीं कर सकती, दूसरी बात कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर मैंने गलती से ये ले लिया लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि मैंने क्या कर लिया, मैंने am है लैम्डा की वो 1 ले ली, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सिंस gm जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर, है ना, कभी भी 0 नहीं हो सकती, और gm है वो कभी भी 1 से am से बड़ी नहीं जा सकती, मतलब ऑलवेज am से छोटी होती है या बराबर हो सकती है। अब 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब जो gm है वो आपकी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और gm एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ऐसा तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि नॉन डायगोनलाइजेबिलिटी की वजह से। तो इसी वजह से आप am को 1 नहीं ले सकते, तो am आपकी 2 आएगी, am अगर आपकी 2 आएगी इसका मतलब लैम्डा ही आपके पास रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी। इतनी बात तो हम ही समझ में आ गया। लेकिन gm 1 होने की वजह से जो आपके आइगन वेक्टर्स हैं वो आपको लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं मिल सकते, है ना। जो आपका gm है वो अगर आपके पास 1 है, gm आपका रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, और आइगन स्पेस क्या होता है, आइगन स्पेस आपके पास आइगन वेक्टर्स का एक सेट होता है। अगर आइगन वेक्टर्स का एक सेट और उसमें कहता है डायमेंशन उसका, यानी कहने का मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपके पास एक ही रहा होगा, तभी तो gm 1 निकल कर आई है ना। डायमेंशन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही बताते हैं। तो आपके पास यहां से आपको क्या क्या पता चला, अब मैं बता देती हूँ कि लैम्डा आपके पास मिली है रिपीटेड आइगन वैल्यू। ठीक है, मतलब दोनों आइगन वैल्यू उसकी वही है, दोनों आइगन वैल्यू लैम्डा ही है। ठीक है, साथ में कहता है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो v निकल कर आया है वो एक आपके पास आइगन वेक्टर है। ठीक है,
हमें वहां से दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपकी कैसा है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको ये गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक दूसरा आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। दूसरा आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास v है, वो आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। आइगन वेक्टर पहले तो ये बताओ निकालते कैसे हैं। कोई भी आइगन वेक्टर, जैसे मान लो मैं v ही निकाल रही हूं, तो मेरे पास v आइगन वेक्टर ऐसे निकल कर आता है ना, ये चीज पता है ना आप लोगों को। अगर मैं लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल रही हूं तो वो मैं इसी तरीके से निकालूंगी, या तो इस तरीके से ले लो, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कि आपके पास ऐसा होता है। नहीं, ये जो v होता है ये आपके पास आइगन वेक्टर होता है और ये नॉन जीरो होता है ना, और ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग है। लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू होती है, v आपका आइगन वेक्टर होता है। तो इसको ही इसी केस में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे v तो आपका निकल जाएगा, लेकिन आप कोई दूसरा आइगन वेक्टर जब आप निकालेंगे, आप चाहते हो कि इस आइगन वेक्टर के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल कर आए, क्योंकि मुझे ऐसे तो नहीं मिल रहा है, अलग अलग आइगन वैल्यूज मिलती तब तो मेरे पास डायरेक्ट ही अलग अलग उसके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकल कर आते, वो कैसे होते, वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही होते। लेकिन यहाँ पे आपको लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं दिए हुए, आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो आपने एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग तो बना लिया, एक और आइगन वैल्यू लैम्डा जो कि रिपीटेड आइगन वैल्यू थी, इसके लिए आपको दोबारा से एक लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए जो इसके लीनियर इंडिपेंडेंट हो इसके साथ। तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, जब हम लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बनाते हैं तो यहाँ पे हम सेम करते हैं जैसे हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस वेक्टर को आपको निकालना है लीनियर इंडिपेंडेंट, मैं मान लेती हूँ u वेक्टर मेरे पास अब वो आना चाहिए, ठीक है। u है वो v के लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, तो आप कैसे निकालोगे, ये निकाला, इसको 0 के इक्वल ना करके v के इक्वल आप कर देते हो। ऐसा क्यों? ऐसा करने से आपका जो ये आइगन वेक्टर निकल कर आता है, या जो भी वेक्टर निकल कर आता है, ये इस v के लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस सॉल्यूशन को लिखने के लिए हमें u को इस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो सॉल्यूशन किस टाइप से लिखते हो, आपको जैसे याद है, आपके पास दो आइगन वैल्यूज आई हैं, लैम्डा और लैम्डा, तो आप किस तरीके से लिखोगे, एक के लिए तो लिख दोगे c1 की पावर लैम्डा t, जब आप दूसरे के लिए लिखेंगे तो आप यहां से लिखते हैं c2, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास जो u होता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है। और जो आप ऑलरेडी निकाल कर आए हो रिपीटेड वाला, मतलब ये जो v आपका आया था, यहाँ पे आप यहाँ पे भी v लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हो t इंटू में v इक्वल टू में 0, ये आपका सॉरी इक्वल टू में 0 नहीं, ये आपका सोल्यूशन होता है। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट से उसने वो बना के दिया है, डायरेक्ट रिजल्ट से, ठीक है। ये आपको उसने डायरेक्ट रिजल्ट से बना के दिया है। ये सारे के सारे रिजल्ट बेस्ड हैं, ऑप्शंस भी उसने ऐसे डाले कि आप देखते ही पहचान जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैं एक बार बता देती हूँ कि ये आता कैसे है। जैसे आपको पता है एक चीज कि जब भी हम किसी रिपीटेड रूट के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम ऑलवेज ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके रिपीटेड रूट्स आते हैं, तो रिपीटेड रूट्स लिखने के लिए आप क्या करते हो, जैसे मान लो किसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके रिपीटेड रूट से 1 और 1 आए हैं, तो आप उसको ऐसे लिखते हो ना, है ना, ऐसा ही लिखते हो ना। और यहाँ पे c e की पावर लैम्डा t भी आएगा, ऐसा ही लिखते हो। तो ये आपके पास वेक्टर जो रहता है, ये वाला आपका कॉमन वेक्टर रहता है, जो कि इसमें भी कॉमन वेक्टर का काम कर रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम जब बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की, यहाँ पे एक तरीके से जो सिस्टम बन रहा है वो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन का बन रहा है, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है वो लिखा जाता है आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में। और यहाँ पे हमने सेम काम किया है, ये आपका v है, v में जस्ट ये ऐड हुआ है t v, और साथ में आपका u लगा है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और ये आपका एज इट इज है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आपको नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स देगा, वहां से gm और am पता लगाओ, और फिर वहां पे देखो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने बन सकते हैं। अगर एक ही बन रहा है सिर्फ, तो आपको दूसरा खुद से फॉर्म करना पड़ता है, और दूसरा हमेशा इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये गलत है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में ये चीजें तो सेम दी हुई है, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे वी के साथ टी आएगा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? बोलो जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चले, बोलिए। चलो फटाफट से देखिए 18th क्वेश्चन। आपके पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर आइगन वैल्यूज ऑफ एसएलपी प्रॉब्लम। ये आपको एसएलपी प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। आपसे कहता है इनमें से कौन सी आपके पास आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको लेमडा अगर पता चल जाए कि किस फॉर्म की आ रही है तो बात बन जाएगी, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 3 केसेस होंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पे लेमडा के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा लेस देन 0, लेमडा इक्वल टू 0। अधिकतर जो केस है वो आपका लेमडा इक्वल टू 0 से सोल्व हो जाता है, क्योंकि वहां से हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जब भी आप ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सबसे पहला आप, और आपको लेमडा कुछ भी ना दिया रहे, आप हमेशा लेमडा को ग्रेटर देन 0 ले लेना, ठीक है। जैसे आप लेमडा को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए आपने लेमडा को ग्रेटर देन 0 लिया, यानी लेमडा को आप पी स्क्वायर ले रहे हो, और पी आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और पी कोई भी रियल नंबर है, नॉन जीरो। यहाँ पे आपने पुट किया डी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन से डी की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो y आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। तो यहाँ पे लिख दीजिए c1 cos ऑफ px, c2 sin ऑफ px। ये आपके पास सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्यूशन आने के बाद आपके पास कंडीशन जो है वो रख दीजिए, उसमें मुझे y डैश भी चाहिए, तो y डैश में साथ साथ निकाल लूं, तो ये आपका आएगा माइनस PC1 साइन ऑफ px प्लस में PC2 कोस ऑफ px। ये आपके पास आया y डैश। अब जो आपसे कंडीशन रखवा रहा है रख दीजिए, y एट 0 पे और y डैश एट 0 दोनों आपके पास इक्वल है, y पाई इक्वल टू y डैश एट पाई आपके पास इक्वल है, रख दीजिए। 0 पे y आपका जो भी आएगा यहाँ पे रखिए, c1 कोस ऑफ 0 यानी 1 प्लस में c2 साइन 0 इक्वल टू 0, पाई इस पे रख दीजिए y डैश, मतलब x की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस PC1, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका बचेगा PC2, ठीक है। सेम तरीके से पाई के ऊपर रख दीजिए, तो यहाँ पे आपका बचेगा c1 कोस ऑफ p पाई, ठीक है, प्लस में c2 साइन ऑफ p पाई इज इक्वल टू में यहाँ पे रख दीजिए अगेन पाई, माइनस का PC1 साइन ऑफ p पाई प्लस में PC2 कोस ऑफ p पाई, ये आपके पास है, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हो हमेशा ही, उस मैट्रिक्स को देखोगे कि क्या आएगा, तो यहाँ पे C1 और C2 हम इसको सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगी तो चलेगा, देखना एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, फिर हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, C2 का कोफिशिएंट अगर आप उसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का P आएगा, रख दीजिए यहाँ पे माइनस P, ठीक है। अब अगले में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस P पाई, ठीक है। इसको आप इस साइड ले आए, C1 का कोफिशिएंट इकट्ठा करना है ना हमें, तो प्लस का P साइन ऑफ P पाई, बोलो ठीक है ना, बोलिए। सही है ना, ठीक है। अच्छा अगला यहाँ पे इसको रख दीजिए C2 का कोफिशिएंट, तो साइन ऑफ P पाई
और इसको आप उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का p ऑफ कोस p पाई, ठीक है। और इसको ऐसा लिख दो C1 और C2 और इक्वल टू में ऐसा लिख दो 0 0। देख लो, अगर यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो बताना। कुछ भी नहीं करा है, इसको और इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करके ऐसा बना दिया सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि आपको क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा, जब C1 और C2 आपके जीरो नहीं होने चाहिए एक साथ। तो C1 और C2 अगर जीरो ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया तब तो C1 और C2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी वजह से सिस्टम भी होमोजीनियस बना है। तो C1 और C2 को नॉन जीरो रखने के लिए हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे रखिए, जीरो कब होगा वो कंडीशन आपको चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। ये जीरो कब होगा, साइन p पाई इनमें से कॉमन लिया, 1 माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे बचा इक्वल टू में 0। तो पी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस में 1, ये वैसे ही जीरो के इक्वल नहीं होगा। साइन p पाई अगर मेरा जीरो हो गया तो मेरे पास p क्या मिलेगा, n पाई, सॉरी p पाई क्या मिलेगा, n पाई, यानी p आपको n के इक्वल मिलेगा। बोलो, p अगर n के इक्वल मिल गया तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा है वो n स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी p स्क्वायर है, हाँ p स्क्वायर था तो n स्क्वायर आ जाएगा, यानी लैम्डा आपका नेचुरल का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, देखिए लैम्डा 1 होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लैम्डा आपका n स्क्वायर निकला है। n को अगर आप 1 पुट करेंगे तो लैम्डा 1 मिलेगा, n को अगर 2 पुट करेंगे तो लैम्डा 4 मिलेगा, n को 3 पुट करेंगे तो लैम्डा 9 मिलेगा, एंड सो ऑन टू। तो लैम्डा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है बिल्कुल, 4 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, 2 और 3 नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 3 तो किसी के भी स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास क्या निकल कर आया, लैम्डा की वैल्यू 1 या फिर 4, क्लियर। बोलो, चले नेक्स्ट पे, चलिए अगला देखिए जी। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास ये बीवीपी गिवन है और यहाँ पे आपको कहता है y एट 1 माइनस वाई डैश एट 1 इक्वल टू 1, y एट 2 माइनस k इंटू वाई डैश एट 2 इक्वल टू 4 हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस व्हेन k इज इक्वल टू, कहते हैं इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, k की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू मैं क्या लूं कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल कर आए। फिलहाल मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मुझे कोची आइलर्स इक्वेशन दिख रही है, तो मैं इसको सोल्व करूंगी उसी तरीके से। उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें हम ये पुट करेंगे अपनी कंडीशंस, और कंडीशंस पुट करने के बाद इसको के के लिए सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आइलर्स इक्वेशन, तो d इंटू डी माइनस 1 रखा, माइनस में 2 इंटू डी आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है। यानी ये आपके पास बनेगा m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस में 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसके जो रूट्स आएंगे, अब देखो ये चीज याद रखना, x को e की पावर z पुट करोगे तो सॉल्यूशन z के फॉर्म में लिखना हमेशा। इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 and 1 आएंगे, ठीक है, इसके रूट्स 2 and 1 आएंगे। यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन लिखूंगी y का वो z के फॉर्म में लिखूंगी सबसे पहले, फिर x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आएगा c1 e की पावर 2z, c2 e की पावर z, एंड यहाँ पे e की पावर z को आपने x रखा है तो यहाँ पे रख दीजिए c1 x स्क्वायर प्लस में c2 x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो कंडीशन उसने दी हुई है उसमें आपको y भी चाहिए और y डैश भी चाहिए, तो y तो ऑलरेडी मेरे हाथ में आ चुका है, y डैश निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2c1x प्लस में c2, ठीक है। अब जो कंडीशन है वो रख देते हैं, y एट 1 माइनस वाई डैश एट 1, पहली कंडीशन y एट 1 माइनस में y डैश एट 1 आपके पास 1 है। दूसरी कंडीशन है y एट 2 माइनस में k इंटू वाई डैश एट 2 आपके पास 4 है, यहाँ पे रख दीजिए जी y1, यहाँ पे रखेंगे c1 प्लस में c2 बनेगा, माइनस में y डैश एट 1 2c1 प्लस में c2 इक्वल टू में 1, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए y एट 2,
2c1 इंटू में 2 यानी 4c1 कर दूं, और सॉरी यहाँ पे 2, हाँ 4c1, और माइनस में ये, और प्लस में सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा ना, c2 और माइनस में यहाँ पे रख दीजिए के बाहर है, y डैश एट 2 रखेंगे तो 4c1 प्लस में c2 इक्वल टू में 4। ये आपके पास बनती है, ठीक है। यहां से वैल्यू अगर c1 के निकाल के इधर पुट कर दोगे तो कर दो, यहां से आप c2 को देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का c1 इक्वल टू 1 यानी c1 की वैल्यू -1। यहां पे पुट कर दीजिए जी c1 की वैल्यू, तो -4 आई, प्लस में 2c2, माइनस में k बाहर, 4c1 यानी माइनस का 4 प्लस में c2 इक्वल टू में 4 आ गई, ठीक है। ये आया माइनस का 4 प्लस का 4k प्लस का 2c2 माइनस का kc2 इक्वल टू में 4, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं क्या करती हूं, जो k वाले हैं उनको कॉमन ले लो एक बार, ठीक है, या c2 के वैल्यू निकाल लो या k की वैल्यू निकाल लो, आपके पास एक ही बात है। यहां से अगर मैं c2 की वैल्यू निकालती हूं तो मैं क्या करती हूँ, यहां से इस 4 को उस साइड ले जाऊं तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और मैंने यहां से c2 कॉमन ले लिया तो अंदर मेरा 2 माइनस k बच गया यहाँ पे। ये आपके पास आया 8 माइनस में 4k डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में k, ये आई है c2 की वैल्यू। अब एक बात देखिए, आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या कहता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं, उसने यही चीज बोली है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके हाथ में बोला है। c1 की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, आपको कहता है c2 की वैल्यू आपके पास, इस c2 की वैल्यू आपके पास निकलनी ही नहीं चाहिए, मतलब आपके पास C2 आपका फ्री होना चाहिए। अब वो फ्री कैसे होगा, अगर मैं k को 2 ले लूं, तो इसको अगर आप इस फॉर्म से भी देखते हैं, इस वाले से, तो ये आपके पास 0 बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड k को 2 लेने पे राइट हैंड साइड भी 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 केस आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास C2 की वैल्यू निकल नहीं सकती है कभी भी, अगर ऐसा केस आ गया तो C2 में अगर ऐसा केस बन गया 0 इक्वल टू 0 वाला, इसका मतलब C2 आपका फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे कब हुआ ऐसा, जब आपने k को 2 लिया। ये है पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स बनाई, आप वहां से मैट्रिक्स बना के ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से भी कर सकते हो। इसको कैसे, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे आपके पास पहली इक्वेशन से c1 आया था -1, दूसरी इक्वेशन से आप क्या करोगे, यहां से c2 को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और बाकी आप उस साइड भेज दो, और यहाँ पे c1 की वैल्यू एक बार पुट मत करना इस वाली इक्वेशन में। तो c1 और c2 के अंदर इक्वेशन रहे, तो देखिए दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, 4c1 माइनस में 4k इंटू में c1, ठीक है, 2c2 माइनस में kc2 और इक्वल टू में आपका 4 चल रहा था। ये आपके पास दो इक्वेशंस है। अच्छा, ये नीचे वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं, c1 कॉमन लेके 4 माइनस 4k, और यहां से मैं c2 कॉमन लेके 2 माइनस k लिख लूं। ये जो आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, इनसे मैं क्या बना सकती हूँ, अपना सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना सकती हूँ। तो वहां से मैट्रिक्स मेरे हाथ में बनेगी। कैसे, देखिए सिस्टम क्या बनेगा, c1 का कोफिशिएंट 1 है, c2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0 है, रख दीजिए, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो है -1, यहाँ पे रख दीजिए। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। या आप अगर पहले ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ना बना के पहले एक बार सिस्टम समझ लीजिए, c1 4 माइनस में 4k, c2 2 माइनस में k, यहां पे आएगा c1 c2 और इक्वल में आएगा -1 4। देख लीजिए ये सिस्टम आपका इस इक्वेशन के लिए बनता है, चाहे आप सोल्व करके देख लीजिए। 1 c2, तो 1 इंटू c1 इक्वल टू में -1, तो 1 इक्वल टू में c1 इंटू में -1, 4 माइनस 4k इंटू में ये, तो 4 माइनस 4k इंटू में c1 प्लस में 2 माइनस k इंटू में c2, 4 माइनस 4k इंटू में c1 प्लस में 2 माइनस k इंटू में c2 इक्वल टू में 4। ये आपका सिस्टम बन गया। अब आपको पता है कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम यहाँ से बनाते हैं, अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं, तो वो आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वो तभी देती है जब आपके पास
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये आपकी ए है, ये आपकी समझ लीजिए बी है, ठीक है। रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अगर वो आपके पास रैंक ऑफ ए के इक्वल रहती है लेकिन उसके रैंक 2 से छोटी अगर हो तो आपके पास होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहां से भी आप कर सकते हो इसको। कैसे? आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक चेक करनी है, ए की रैंक चेक करनी है, 2 से छोटी होनी चाहिए तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को भी ध्यान से देख लूं, है ना, ये 2 से छोटी कब होगी देखना, जब मेरे पास इसको मैं क्या करूंगी, पहले इसको जो नीचे वाला है मतलब ये वाला, इसको एक बार मैं पहले 0 बनाऊं, मतलब कहने का मतलब इसको रो रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं क्या करती हूँ, 4 - 4k से मल्टीप्लाई करवा के पहली वाली रो को और दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करवा देती हूँ, तो पहले तो टर्म 0 हो जाएगी। क्या किया है, 4 - 4k से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाया, तो ये तो 2 - k ही बचेगी क्योंकि ऊपर तो 0 था, लेकिन इस पे फर्क पड़ जाएगा। 4 क्या करवाया आपने, इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाया 4 - 4k से, और क्या करवाया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाया, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो रैंक है ना वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, रैंक ए भी और रैंक ए ऑग्यूमेंटेड बी भी 2 से छोटी होनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। कब होंगी, अरे जब मेरा ए मैट्रिक्स तो तभी आपकी रैंक 1 देगी जब आपका 2 - k 0 होगा, यानी k की वैल्यू 2 आएगी। अब ये k की वैल्यू 2 के लिए ए मैट्रिक्स की रैंक तो 2 से छोटी हो गई, लेकिन पूरे मैट्रिक्स का क्या, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का क्या, k = 2 क्या इसके लिए भी वैलिड है। जैसे ही मैंने इसमें k = 2 रखा तो ये मुझे फिर 0 मिल गई, इसका मतलब ये भी 0 आ गई, यानी कुल मिला के आपका k = 2 पुट करने पे आपकी जो रैंक है ऑग्यूमेंटेड की भी और a की भी दोनों की 2 से छोटी आ रही है। 2 से अगर छोटी आई इसका मतलब यहाँ पे आपका k की वैल्यू 2 है, उसके लिए आपका 2 से छोटी रैंक आ रही है, इसी वजह से आपका यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। तो किस लिए आया, जब आपका k की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आया, k की वैल्यू 2। बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी, अदरवाइज आगे चलते हैं फिर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, अगला देखिए जी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, कहता है गिवन दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0x J0-x J0-x एग्जिस्ट वेयर द J0x इज द बेसल फंक्शन। आपके पास कहता है कि ये आपके पास बेसल फंक्शन है, लेट y = yx बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन J0x। तो आपसे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आप एक बात देखना, यहाँ पे जो आपकी बेजल्स इक्वेशन होती है उसको ही बेजल्स फंक्शन सेटिस्फाई करता है, वो आपको पता होनी चाहिए क्या है, सारा खेल उसी से ही चलेगा फिर, ठीक है। आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगानी है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बेजल्स फंक्शन जिसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका बेजल्स इक्वेशन होती है, और बेजल्स इक्वेशन होती है वो आपकी ये होती है, मतलब ये शुरू की 2 टर्म तो ऐसे लगेगी जैसे कोची आइलर लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप तीसरी टर्म लिखेंगे वो आपको ऐसी मिलती है, ये आपकी होती है बेजल्स इक्वेशन। कहता है बेजल्स इक्वेशन में जो J0x है, देखो जो यहाँ पे इसका जो मतलब पॉलिनोमियल होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है वो आपका बेजल्स फंक्शन होता है, Jnx होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, J0x बोला हुआ है ना, इसका मतलब n की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू अगर 0 है, J0x अगर सेटिस्फाई करेगा तो n 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में n को अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये आपके पास ऐसी बनेगी, ये आपका। अब इसको J0x J"x
जे डबल डैश नोट एक्स और जे डैश नोट एक्स, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें वर्क करना है, कुल मिला के इतनी बात है। ठीक है, अब देखिए ये आपको गिवन है, आपको कहता है कि ये भाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में आपके पास क्या है कि y इक्वल टू वाई एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जे नोट एक्स का। ठीक है, अच्छा मतलब आपको पता है कि जे नोट एक्स होगा वो इसका एक सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन जो होगा उसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वाई एस। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए आपको कल भी मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है या जो भी होता है, आप उसको अपनी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज करते हो, है ना। अब वो कैसे करते हो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको देखिए। जैसे आपके पास ये है, जो आप यहाँ पे जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लगाओगे दोनों साइड, तो ये आप ऐसे करोगे, मैं एक बार लगा के बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, ये होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप इस पे जब अलग अलग अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ऐसा आएगा, क्योंकि लैप्लास की प्रॉपर्टी होती है वो लीनियरिटी शो करता है, मतलब वो सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एल एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश है, या मैं यहाँ पे एक बार आपको जनरल बताती हूँ, x की पावर n है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है x का, आप चाहते हो कि आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -1 की पावर n इंटू में dn dsn और f ऑफ s। मतलब आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, जितनी भी पावर आपके पास यहाँ पे x की है उतना टाइम आपको उसको s के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, एंड आगे -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपका फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप क्या करोगे यहाँ से, अब देखिए आपको निकालना है इसका, 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 है ना। मतलब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे इसको। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म कल जब मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि वाई डबल डैश का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपके पास होता है एस स्क्वायर वाई एस माइनस में वाई एट 0 एस साथ में लगता है, माइनस में वाई डैश एट 0, है ना। मतलब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो पता है वो आपने रखा इस एफ एस के प्लेस पे, एस स्क्वायर वाई एस माइनस में एस वाई एट 0 माइनस में वाई डैश एट 0। ठीक है, और आप क्या करोगे, कितना पावर है, x की पावर 2 है, यानी आपको 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कर दिया, -1 की पावर कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। यहां तक एक बार बता दो, किसी को कोई समस्या है तो एक बार यहां तक बता दीजिए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे चलेंगे। बोलो, नो डाउट, पक्का। अरे सबके क्लियर हो रहे हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको समझ में ना आ रहा हो। ये जस्ट फॉर्मूले लिख रही हूँ, ये आपको बस याद होने चाहिए। ठीक है, ये लैप्लास का यूज है इसमें सारी जगह। क्लियर, चलो ये आपके पास आया। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे आपके पास, अब आप बोलोगे कि ये कहां से आई, मतलब ये कहां से निकाले हम। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए चाहे आप मतलब इसको निकालो चाहे मत निकालो, यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव हो रहा है, तो उससे आपको सिर्फ क्या चाहिए,
अगर आप डबल डेरिवेटिव कर भी लोगे, ये आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ये आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दूसरे डेरिवेटिव में ये टर्म हट ही जाएगी, एक बार डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा, तो ये वाली टर्म तो आपकी हट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। बोलो, अरे समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं आप? आपको चाहिए पता हो चाहिए मत पता हो, इसमें तो हमें जरूरत नहीं है। जो आप वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये तो आपका वैसे ही हट जाएगा, हमें अगले वाले में चाहिएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, देखना। पहले इसको देखिए, यहां पे आप निकालेंगे 1, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए जी, तो ये आपका आएगा एस स्क्वायर। पहले एक बार कर रही हूं, फिर दोबारा कर लेंगे। एक बार किया एस स्क्वायर एज इट इज, वाई का हो जाएगा वाई डैश एस, माइनस में इसका क्या हो जाएगा वाई एट 0, ठीक है। प्लस में इसका एस, एक बार एस का कर दो, वाई एस को एज इट इज रख दो, बाकी सब 0। दोबारा से कर दीजिए, दोबारा करेंगे तो एस स्क्वायर एज इट इज वाई डबल डैश एस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका एक बार अब y डैश को एज इट इज रख दो, s का हो जाएगा 2s ys, इसका हो जाएगा 0। प्लस में इसको एक बार s को एज इट इज रखा ys, सॉरी s का डेरिवेटिव क्या ys एज इट इज, प्लस में s को एज इट इज रखा y का y डैश s, ये आपके पास आ जाएगा दोबारा डेरिवेटिव करने पे। समझ में आया ये चीज? बोलो। और यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा बन गया, ये आपके पास कब आया, जब आपने लैप्लास निकाला है इसका। अभी आपको लैप्लास निकालना है सेम इसका एक्स वाई डैश का, वो भी सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। एक्स वाई डैश में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको वाई डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। कल भी बताया था वाई डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, ये आपके पास होएगा एस वाई एस माइनस में वाई एट 0, ठीक है, ठीक है। और ये आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो -1 की पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। डी आपको डिफरेंशिएट भी उतनी बारी करना है जितनी एक्स की पावर है, डिफरेंशिएट कर दीजिए एस वाई एस माइनस में वाई एट 0। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फिर से कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पे हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -1 बाहर चल रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो एस एज इट इज, y का हो जाएगा y डैश एस, प्लस में वाई एस एज इट इज एस का 1 और इसका फिर 0, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आपके हाथ में ये बचा, बाहर नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया। आपको अब चाहिए क्या, L ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, L ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको फिर इसके लिए पहले इसका ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, और मुझे पता है L ऑफ वाई क्या दिया हुआ है, उसने खुद नहीं दिया हुआ है वाई एस, बस उसने वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म खुद से दिया हुआ है, तो मैं रख दूं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, -1 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है, डिफरेंशिएट करोगे 2 टाइम्स किसको, वाई एस को, तो ये आपके पास आएगा -1 तो बाहर है, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यू आई है, ये वाली और ये वाली, ये तीनों उठा के यहां पे पुट कर दो इस वाली में, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एस स्क्वायर वाई डबल डैश, ठीक है, मैं ये रख रही हूं फिलहाल, प्लस में 4s वाई डैश एस एंड प्लस में 2 ऑफ वाई एस, ठीक है, ये आया। साथ में यहां पे एक्स वाई डैश में -s वाई डैश एस और माइनस में वाई एस, ठीक है, और प्लस में यहां पे आएगा वाई डबल डैश एस, यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, और इक्वल में आपका चल रहा है 0। ये आपके पास जी बनी है अपनी इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी क्या बनी है, इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, वाई डबल डैश एस
यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर बचेगा। मैंने वाई डबल डैश कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पे वाई डैश एस, तो ये आपका प्लस का 3s वाई डैश एस बच जाएगा। ये आपका प्लस का क्या बच जाएगा, वाई एस बच जाएगा, इक्वल टू में 0। ये आपके आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको चाहिए थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद। अब देखो ऑप्शन बोल क्या रही हैं, चलते हैं आगे। आपको कहता है कि आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब उसने क्या करा है, आपका जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई है उसको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर चेंज करे। मैं क्या करती हूँ, मुझे ये जो चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर के हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी निकल कर आई है वो तो सेकंड ऑर्डर की है ना भाई। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो ये तो आपके पास सेकंड ऑर्डर की है, जो आपको दी हुई है वो आपको ऑप्शंस में फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है। तो करना क्या है, जस्ट आपको जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसको एक टाइम और डिफरेंशिएशन कर दो, ताकि आपको अपने जो आंसर निकल कर आया उससे इक्विवेलेंट अगर इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी दिख गई तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते, देखना फर्स्ट वाले को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी, मैं इसको सबसे पहले ऐसा कर लूं, ऐसा लिख लूं, देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट मैंने एलसीएम लिया है एस स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएशन करती हूँ एक बार और, तो एस स्क्वायर प्लस में 1 एज इट इज, वाई का वाई डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, वाई का वाई डबल डैश हो जाएगा। प्लस में इसको 2s का कर देती हूँ, अब की बार वाई डैश एज इट इज, प्लस में यहाँ पे 2s एज इट इज, y का y डैश, और अब की बार y एज इट इज s का 1। ये आपके पास आ रही है, क्या हमारी ये इक्वेशन से मैच कर रही है। मेरी जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। आपकी आई थी 1 प्लस एस स्क्वायर वाई डबल डैश, 1 प्लस एस स्क्वायर वाई डबल डैश, और ये y डबल डैश कैपिटल वाला था, ठीक है। प्लस में आपकी निकल कर आई है यहाँ से 3s y डैश प्लस में ys, 3s y डैश प्लस में y इक्वल टू में 0। ये आपके पास निकल कर आई है जी। देखो क्या आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, नहीं है। हालांकि y डबल डैश का कोफिशिएंट फिर भी सेम है, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये आपको 4s देता है, लेकिन हमारा यहाँ पे 3s है, और यहाँ पे 2y है लेकिन हमारा y है, तो ये वाला तो नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है। अगेन आप इस नीचे वाले को भी सेम तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा एस स्क्वायर प्लस में 1, एलसीएम ले रही हूँ, वाई डैश का होगा वाई डबल डैश एस, प्लस में 2s वाई डैश एस, माइनस में 2s एज इट इज वाई का वाई डैश एस, और यहाँ पे माइनस में 2ys। अगेन यहाँ पे ये तो आपके कैंसिल हो गए, वाई का वाई डैश का तो कोएफिशिएंट ही नहीं बचा b के लिए, लेकिन हमारा तो बच रहा है 3s, तो फिर ये गलत। सेम तरीके से आप जाएंगे थर्ड ऑप्शन के लिए, डिफरेंशिएट करोगे इसको। डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले एलसीएम ले लो, आपके पास ऐसा बनेगा। अब इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे s के विद रिस्पेक्ट टू, तो एस स्क्वायर प्लस में 1 एज इट इज, वाई डबल डैश, प्लस में s का कर दो अब की बार वाई डैश एज इट इज, माइनस में s वाई डैश, माइनस में s माइनस में y इक्वल टू में 0। क्या आपको जो चाहिए वो आपकी आ रही है। यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण ये आपका 2s माइनस में एस वाई डैश, ये आपका सिर्फ एस वाई डैश बच जाता है, लेकिन हमारे कोफिशिएंट में तो 3s है, और यहाँ पे वैसे भी हमारे पास प्लस है, इसमें माइनस आया है, तो ये फिर ऑप्शन गलत। अब डी ऑप्शन को सेम तरीके से चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एलसीएम लिया, वाई डैश एस वाई इक्वल टू में 0 आया, डिफरेंशिएशन कर दो, एस स्क्वायर प्लस में 1 एज इट इज, वाई डबल डैश, वाई डैश का वाई डबल डैश, प्लस में 2s वाई डैश, प्लस में s वाई डैश, प्लस में y इक्वल टू 0। क्या ये आपकी मैच करिए, बिल्कुल मैच करिए जी। आपका ये ऐड करने पे 3s आ रहा है, बिल्कुल 3s आ रहा है। आपका यहाँ पे प्लस y है, बिल्कुल प्लस y है। कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश एस स्क्वायर प्लस में 1 है, बिल्कुल। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सब गलत है। तो ये आपको क्या करना था, यहाँ पे बेजल्स इक्वेशन को याद रखना था कि आपकी इक्वेशन है क्या।
ठीक है, आपकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, साथ में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, जैसे अब ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप अपनी बेजल्स इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बस सोल्व करने के बाद आपने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद जस्ट आपको बस अपने ऑप्शन से कंपेयर करवाना है, और ऑप्शंस में भी आपको एक बार डेरिवेटिव और करके देखना था, बस दैट्स इट, इतना करना था तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल कर आया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, इसमें किसी को कोई समस्या हो, दिक्कत, परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दुख बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन पे चले आगे, बोलिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 21 कहता है लेट y इक्वल टू पी एन एक्स विद द यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कहता है y आपके पास पी एन एक्स है, ठीक है, ये इसने खुद ने दिया हुआ है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने हमें खुद से दिया नहीं हुआ था, हमें उसको बनाना पड़ा था कि वो किसके इक्वल हो सकता है। यहाँ पे इसने खुद से दिया है कि भाई y आपका पी एन एक्स है, ठीक है, और यूनिक पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री n है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द लीजेंड्रे इक्वेशन, ये आपके पास लीजेंड्रे इक्वेशन होती है, कहता है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड y एट 1 पे वैल्यू 1 है, तो आपसे कहता है P11 डैश एट 1 पे वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो मेरे को एक चीज़ पता है, यहाँ से मुझे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, उसका मुझे सॉल्यूशन पता है, और मुझे साथ में कंडीशन पता है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करोगे, आपको जो दिया हुआ है, कहता है वाई पी एन एक्स आपका यूनिक पॉलिनोमियल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि जो पी एन एक्स है वो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसके अंदर जैसे ही उसको पुट करूंगी तो राइट हैंड साइड मुझे वो 0 देगा। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि y की प्लेस पे अगर मैं उसको पुट कर दूं, y डबल डैश की प्लेस पे पुट कर दूं, y की प्लेस पे पुट कर दूं, तो ये आपको मेरे को क्या देगा, सारी की सारी मतलब जो आपको चाहिए कंडीशन वो सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कंडीशन इसी से ही तो निकल कर आई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमें बस इतना पता चला कि Pn1, क्योंकि y आपका Pnx था, कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ शब्दों में कि y अगर आपका Pnx है यानी yx आपका Pnx के इक्वल है। x को अगर आप 1 पुट करते हो तो y1 आपका Pn1 के इक्वल आएगा, यानी आपका जो y1 है वो 1 के इक्वल आपको दिया हुआ है। दिस इंप्लाई Pn1 आपके पास 1 के इक्वल होगा, है ना। तो आपको ये कंडीशन भी पता चल गई। दूसरी बात, Pnx अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर Pn डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस में 2x इंटू में y डैश यानी Pn डैश एक्स, प्लस में n इंटू एन प्लस 1 इंटू में y यानी Pnx इक्वल टू 0 आएगा। ये दूसरी चीज हो गई आपके साथ, सही बात है ना। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज देखिए, आपके पास ये जो है इसमें आप इसको पुट कर दीजिए। मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं x की प्लेस पे 1 पुट कर देती हूँ। जैसे ही मैं x की प्लेस पे 1 पुट करूंगी ये वाली टर्म मेरे पास 0 है ना, तो ये मेरे पास 0 आ गया। माइनस में यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 Pn डैश 1 बच गया, प्लस में n इंटू एन प्लस में 1 Pn1 बच गया। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ x की प्लेस पे 1 पुट किया है क्योंकि कंडीशन हमें 1 के ऊपर दी हुई थी इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Pn डैश एट 1 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगी, n इंटू एन प्लस में 1 बाय में 2 इंटू में Pn1 आ जाएगी, है ना, Pn1 आ जाएगी। अच्छा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए P डैश 11 एट 1 के ऊपर वैल्यू, ठीक है। आपको क्या चाहिए, Pn डैश P11 डैश, मतलब आपको n की प्लेस पे 11 चाहिए, और आपको Pn1 क्या दिया हुआ था, 1 के इक्वल रख दीजिए यहाँ पे। तो ये आपके पास आया, पहले मैं रख देती हूँ n इसकी प्लेस पे 1, तो ये आपका ऐसा आ गया।
मतलब आपका जो p एंड डैश एट 1 के ऊपर वैल्यू आई है, हर एक n के लिए आपको अब यहाँ से वैल्यू मिलेगी। आपसे जो पूछी हुई है n11 के लिए वैल्यू पूछी हुई है, तो 11 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी 11 इंटू में ये आपका 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 66। तो यहाँ से आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, जस्ट अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ, जिसके लिए पूछा गया है वहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर दो। x को आपने 1 पुट किया, पुट करने के बाद आपको 66 आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 66। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बोलिए जी। नेक्स्ट पे चले, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अगला देखिए जी 22 कहता है लेट W बी द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस। ऑल बाउंडेड मतलब जितने के बीच जितने बाउंडेड सॉल्यूशंस आपके पास हैं उन सब को वो कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ बाउंडेड होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। फिर आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा W का, मतलब W अगर आपके पास बाउंडेड सॉल्यूशंस का एक सेट है तो उसका डायमेंशन आपसे पूछा है, मतलब उसके अंदर कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस पता चलेंगे। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो 4 पावर मतलब उसका जो ऑर्डर है वो 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं, देख लीजिए एक बार, d² प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। यानी आपको क्या मिला, d², या मैं बोलूं d आपको प्लस माइनस आयोटा, मतलब ये रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। और एक तरीके से मैं ऐसा बोलता हूं कि आयोटा और माइनस आयोटा, मतलब ये आपके पास रिपीटेड है, ये आपके पास रिपीटेड है। और ऐसे केस में जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, e की पावर तो 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई तो आपके पास रियल टर्म नहीं है, तो सब बचेगा कोस और साइन में। तो C1 कोस ऑफ x प्लस में C2 साइन ऑफ x, ये तो आपका हो गया इसके लिए। लेकिन अगेन ये आपका सेम रिपीट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे x, C3 कोस ऑफ x, C4 साइन ऑफ x, है ना। ये आपके पास आएगा जी सॉल्यूशन, क्लियर, ये आपके पास आएगा सॉल्यूशन। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स जो आपके पास जो फंक्शंस निकल कर आए हैं अगर वो मैं देखूं, तो वो आपके पास क्या क्या आए हैं, कोस x आया है, साइन x आया है, C3 का कोफिशिएंट है x कोस x एंड C4 का कोफिशिएंट है x साइन x। अब आपसे पूछ रहा है कि बाउंडेड सॉल्यूशन कौन कौन से, इनमें से सारे हैं, है ना। बोलो क्या आपके पास बाउंडेड सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये है दोनों, है ना। तो वो आपका बाउंडेड सॉल्यूशन ही कंटेन कर रहा है ना सिर्फ, ये तो अनबाउंडेड है, ये तो अनबाउंडेड है। क्यों, क्योंकि ये x की वजह से, ये x की वजह से कैसा है, अनबाउंडेड है, क्योंकि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों आपके पास क्या करते हैं, इन्फिनिटी को टेंड करते हैं या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, मतलब आपके पास ये कुल मिला के बाउंडेड नहीं रहते हैं। तो आपके पास ये 2 बाउंडेड निकल कर आए सिर्फ। तो आपसे W जो पूछ रहा था वो कह रहा है बाउंडेड सॉल्यूशंस को ही कंटेन करेगा, यानी आपका कोस x और साइन x को ही कंटेन करेगा W, क्योंकि ये तो अनबाउंडेड है, तो कैटेगरी से बाहर हो गए। और बाउंडेड सॉल्यूशन में भी जो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो ये 2 ही हैं, ये दोनों के दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट ही है। W के अंदर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ऐसा कंटेन करेगा W, ऐसा भी बोल सकते हो आप। देखो बाउंडेड सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है ना, तो बाउंडेड सॉल्यूशन में C1 कोस ऑफ x प्लस में C2 साइन ऑफ x कंटेन करेगा, वेयर C1 एंड C2 आर्बिट्रेरी हैं। तो ये एक तरीके से या बोल सकते हो कि रियल के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास W आएगा, और इसके अंदर जो आपकी बेसिस का काम करेगी, या मैं बोलूँ लीनियर इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होंगे वो होंगे कोस x एंड साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशन आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा,
ये आपके पास LI सेट बना रहे हैं और इसी वजह से आपका जो डायमेंशन आएगा W का वो कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ W इज 2, क्योंकि आपके पास बाउंडेड सॉल्यूशन सिर्फ 2 निकल कर आए, sin x एंड cos x। ठीक है, तो डायमेंशन आएगी 2। चले नेक्स्ट पे, बोलिए फटाफट से क्या आगे चले। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, पर फिर भी कोई बात नहीं, इसमें करवा देते हैं। देखिए कहता है लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, y एट 0 पे आपको 0 वैल्यू गिवन है। कहता है यूजिंग द आइलर्स मेथड विद स्टेप साइज h इक्वल टू 0.5। आपके पास जो h है वो स्टेप साइज आपको दिया हुआ है 0.5। तो आपसे पूछ रहा है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी और इंटीजर में आएगी, उसने इतना भी बता दिया। कैसे करोगे इसको, आपको बस एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए आइलर्स मेथड का। क्या होता है देखिए, आप जब भी आइलर्स मेथड लगाते हैं आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये होता है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कैसे पता, मतलब क्या क्या आएगा इसमें मैं बता देती हूँ। वो चीजें जो आपके पास xn होती है वो आपके पास x0 प्लस में nh होती है। x0 आपकी इनिशियल वैल्यू होती है जो आपको दी हुई रहती है। ठीक है, h आपका स्टेप साइज होता है, ये h आपका जो है ये आपका स्टेप साइज है। ठीक है, ये आपका स्टेप साइज है। ठीक है, मतलब आप कितना साइज आगे बढ़ते हो, कितना स्टेप्स आगे बढ़ते हो, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप बढ़ाते जाओगे, जैसे x1 निकालना चाहते हो, x2 निकालना चाहते हो, x3 निकालना चाहते हो, तो वो आपके आइट्रेशंस आपको देता जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे yn क्या होता है, yn आपका होता है y ऑफ x0 प्लस में nh। ठीक है, मतलब आप कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हो वो आपका yn रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे कहता है y 1.5, y एट 1.5 आपको चाहिए, प्लस में ट्वाइस y एट 1 चाहिए। अब आपको स्टेप साइज जो गिवन है वो आपको 0.5 का गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है y एट 0 पे आपको 0 दी हुई है। मतलब आपके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं x0 आपको यहाँ से 0 मिल रहा है और y0 भी आपको यहाँ से 0 मिल रहा है। तो ये तो आपके इनिशियल पॉइंट्स है, आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ मैं x1 ले रही हूँ, तो x1 का मतलब हो गया, xn का मतलब था x0 प्लस में nh। तो यहाँ पे x0 प्लस में n कितना है 1 है, तो 1 इंटू में h कितना है 0.5 है, यानी जो आपका x1 आएगा वो आएगा 0.5। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका y1 निकल कर आएगा वो आपका आएगा y ऑफ x0 प्लस में 0.5, यानी यहाँ पे बनाएगा, यानी आपका जो y1 निकल कर आएगा वो आपका ये आएगा जी। मतलब जो आप y1 वैल्यू निकालोगे ना वो आपका y 0.5 पे वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब आप x2 को क्या रखते हैं, x2 आपका होता है x0 प्लस में nh। तो x0 अभी फिलहाल आपका क्या निकल कर आया है, सॉरी x2 आपका होगा x0 प्लस में nh। ठीक है, तो x0 तो आपका 0 था, n आपका कितना है ट्वाइस, h आपका कितना है 0.5, यानी x2 की वैल्यू आपके पास 1 आई। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप y2 निकालेंगे वो आपके पास क्या होगा बता देती हूँ। y आपके पास होगा, अंदर जो रखा जाएगा वो आप रखते हो ये। ठीक है, तो y एट x2 एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका आएगा y एट 1। ठीक है, तो आपको अभी क्या चाहिए 1.5 तक जाना है, मतलब आपको यहाँ पे 1.5 और चाहिए, तो अभी आपको x3 पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो x3 क्या होगा, x3 यानी आपके पास होगा 1, या मैं बोलूं x0 प्लस में 3 इंटू में 0.5, यानी ये आपके पास होगा 1.5। तो y3 जब आप निकालोगे वो आपके पास आएगा 1.5 के ऊपर वैल्यू। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इस फॉर्मूले पे। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको y0 पता है, आपको x0 पता है, आपको चाहिए पहले y1 की वैल्यू, क्योंकि आपको y0 तो ऑलरेडी पता है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, n की वैल्यू 0 रखोगे। n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आपके पास बनेगा y1 y0 प्लस में h इंटू में f ऑफ x0 y0। अब f ऑफ एक्स वाई होता क्या है वो भी सुन लो। जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहती है
जैसे आपके पास ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई रहती है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी राइट हैंड साइड रहती है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, आप उससे जब कंपेयर करवाते हो तो जो आपको फंक्शन मिलता है वो आपका एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होता है, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी जो आपको एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है साइन ऑफ पाई इंटू में एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो आपको आप इस एफ ऑफ एक्स वाई के लिए वर्क करना है, ये आपके एंगल के अंदर ही है सब कुछ। अच्छा, अब हम यूज करते हैं जो जो हमें पता है, एक्स नोट हमें पता है 0, वाई नोट हमें पता है 0, तो y1 क्या आएगा, वाई नोट 0 है, 0 रख दीजिए। h आपको पता है 0.5 उसने दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट का मतलब क्या हुआ, f एट 0 0 आपसे निकलवा रहा है ना, f एट 0 0 आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, 0.5 बाहर, 0 0 पे वैल्यू क्या आएगी, x को भी 0 रखोगे, y को भी 0, तो साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 आपका 0 होता है, इसका मतलब ये आपके पास आ गया 0, यानी y1 की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आपके पास 0 आ गई, ठीक है। और y1 था क्या, y1 का मतलब है y एट 0.5, बताया है अभी। y1 का मतलब क्या है, y एट 0.5, इसका मतलब 0.5 पे आपके वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आपको n को क्या रखना पड़ेगा, 1, ठीक है। आपने n को क्या रखा, यहाँ पे 1 रखा, n को 1 रखेंगे तो y2 निकलेगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस में h ऑफ f ऑफ x1 y1, है ना। अब f ऑफ x1 y1 आपको चाहिए, है ना। अच्छा, पहले यहां से f ऑफ x1 y1 ही निकाल लेते हैं। x1 कितना था, 0.5, देख लीजिए, है ना। x1 कितना था, 0.5, y1 कितना था, 0, अभी निकाल कर आए हैं, है ना। y1 कितना है, 0 है। अच्छा, यहां पे रख दीजिए साइन ऑफ पाई x प्लस में y, तो आपके पास क्या आया, साइन ऑफ पाई बाय 2, यानी ये आपके पास आ गया 1 के इक्वल, यानी ये जो वैल्यू है ये आपको 1 के इक्वल मिल गई। रख दीजिए यहाँ पे y2 का मतलब हो गया आपके पास वैल्यू निकलेगी एट 1 के ऊपर। y1 अभी आपका कितना निकल कर आया था, 0 रख दीजिए, प्लस में h कितना था, 0.5, f ऑफ x1 y1 कितना निकल कर आया है, 1, आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपको ये कितना मिला, 1/2 मिल गया, है ना। तो इसका मतलब y एट 2 के ऊपर, या मैं बोलूं y एट 1 के ऊपर आपको कितनी मिल गई वैल्यू, 1/2। अभी फिलहाल आपको 1.5 के ऊपर भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, y एट 3 भी निकालना पड़ेगा अभी दोबारा से, क्योंकि आपको 1.5 के ऊपर वैल्यू चाहिए। तो y एट 3 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पे आएगा y एट 2 प्लस में h f ऑफ x2 y2, है ना। अच्छा, अब पहले f ऑफ x2 y2 निकाल लेते हैं। x2 कितना था, x2 आपके पास देख लीजिए कितना था, x2 आपके पास था 1, रख दीजिए यहाँ पे 1। y2 कितना निकल कर आया है, y2 बोले तो 1/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2। आपको क्या चाहिए, साइन ऑफ पाई x प्लस में y, यानी साइन ऑफ 3 पाई बाय में 2, ये कितना होता है फटाफट से बता दीजिए। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना होगा, बोलिए, माइनस का 1 होगा, है ना, माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये रख देंगे माइनस का 1। अब यहाँ पे सब कुछ पुट कर दीजिए जी। तो y2 आपके पास कितना निकल कर आया है, 1/2, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं y3, यानी y 1.5, ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं। तो 1/2 प्लस में h कितना था, 0.5, f ऑफ x2 y2 कितना निकल कर आया है, -1, यानी 1/2 माइनस 1/2, यानी ये तो आ गया 0, यानी आपको जो y3 निकल कर आई है वैल्यू वो तो आपके 0 आ गई, यानी आपका y 1.5 पे वैल्यू तो 0 आ गई। आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, कहता है आपसे निकलवाया था y एट 1.5 प्लस में ट्वाइस y एट 1 की वैल्यू निकालो। तो 1.5 पे तो वैल्यू 0 आई है, ट्वाइस एट y1 के ऊपर वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है, यहाँ पे रख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल, ये आपको क्या दे देगा, आंसर 1। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। बोलिए जी,
कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट पे चले फिर, अगर क्लियर है तो। चलिए अगला देखिए जी। अगला क्वेश्चन आपको कहता है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई एक्स आपको इसका एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि आपका y एट 1 एंड y डैश एट 1 दोनों ही 0 हैं, तो y एट e आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले ये देखो कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये कैसी है, कैसे है? ये कोची-ऑयलर इक्वेशन है ना, कोची-ऑयलर इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही x को e की पावर z पुट करेंगे और x स्क्वायर y डबल डैश को d इंटू डी माइनस 1 रख दीजिए। यहाँ पे यहीं पे कर दो d इंटू डी माइनस 1 प्लस में 7 इंटू में d प्लस में 9 इक्वल टू में ये आपका y लगा लो पहले साथ में, और x को आप e की पावर z पुट कर रहे हैं तो ये आपका e की पावर माइनस का 3z बनेगा, और x को e की पावर z पुट किया तो ये आपका कैंसिल होके ऐसा मिल जाएगा। देख लीजिए एक बार, कुछ भी नहीं किया, x को जस्ट e की पावर z हमने पुट करा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपका ये चेंज हो गया। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकल कर आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, यहाँ इसके लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, तो ये आपके पास ऐसी बनेगी, ठीक है, यानी m स्क्वायर प्लस में 6m प्लस में 9 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे लिखी जा सकती है ना, यानी आपके पास जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं और दोनों के दोनों -3 हैं। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा z में लिखा जाएगा, ये चीज याद रखना, e की पावर -3z प्लस में z(c2) e की पावर -3z, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। हमें इसको x के फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, x को आपने e की पावर z पुट करा था तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए e की पावर -3z को c1 e की पावर -3z यानी x की पावर -3 प्लस में z के प्लेस पे आ जाएगा log x c2 x की पावर -3, ये आपका आया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे 1/d प्लस में 3 का होल स्क्वायर आपके पास आया था, है ना, और यहाँ पे आपका क्या है z इंटू में e के पावर -3z। क्या करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा केस आता है तो हम एक्सपोनेंशियल वाला बाहर ले लेते हैं और ये जो 3 है ये इसके अंदर ऐड करवा देते हैं, तो आपका ये क्या बनेगा, देखिए e की पावर -3z हमने बाहर लिया, 1/में d प्लस में 3 है और यहाँ पे d के अंदर आपको ये ऐड करवाना था तो ये, और साथ में 3 भी ऐड है, तो ये आपका ऐसा बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, ये आपको मिला e की पावर -3z बाहर, 1/में d स्क्वायर ऑफ z। अब इसका मतलब क्या होता है, 1/d² का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन किसका, z का, तो आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। एक बार करोगे z²/2 मिलेगा, दूसरी बार करोगे z³ में 3 × 2 यानी 6 बचेगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको x की फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करना है। तो ये आपका x को हमने e की पावर z पुट करा था तो e की पावर -3z तो x की पावर -3 हो जाएगा, और z³ आपके पास कितना हो जाएगा, log x का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है। पूरा जो सोल्यूशन जब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो आपके पास ऐसा आएगा, प्लस में log x c2 x की पावर -3 प्लस में x की पावर -3/6 log x का क्यूब, ये आपके पास y निकल कर आया है जी, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से y की वैल्यू जब आपके हाथ में आ गई, आपको कंडीशंस दी हुई है ना, y एट 1 पे भी 0 और y डैश एट 1 पे भी 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका y 1 पे 0 निकाल लेती हूँ, फिर मैं डेरिवेटिव कर दूंगी। तो पहले इसको आप निकाल ले, y 1 पे 0 यानी x की वैल्यू आप 1 रखेंगे और y को आप 0 रखेंगे, तो y को आपने 0 रखा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा c1, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा 0, यानी c1 की वैल्यू आपको मिल गई है 0,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे y के अंदर ये वैल्यू पुट करके फिर डिफरेंशिएबिलिटी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ये काम बच जाएगा, मतलब मैं इसके डिफरेंशिएशन से बच जाऊंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, c1 की वैल्यू 0 पुट करी, तो आपके पास ऐसा बच गया है ना। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए जी। तो अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाय में dx, y डैश कर रहे हो, log x एज इट इज, c2 एज इट इज, x की पावर -3 का आ जाएगा -3x की पावर -4, प्लस में c2x की पावर -3 एज इट इज, log x का हो जाएगा 1/x, प्लस में x की पावर -3/6 एज इट इज, log x क्यूब का हो जाएगा 3 log x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे log x का हो जाएगा 1/x। सेम तरीके से -3x की पावर -4/6 log x का क्यूब, ये आपके पास आया है जी। ठीक है, ये क्यूब है यहाँ पे इसका, ये आपके पास बनता है y डैश। आपको क्या कह रहा है, y डैश एट 1 पे भी 0 वैल्यू है, तो y डैश एट 1 पे भी अगर 0 वैल्यू है तो अगेन यहाँ पे x को रख दीजिए 1 और y को रख दीजिए 0। y डैश को हमने 0 रख दिया, y डैश को 0 रख दिया, x को 1 रख दीजिए, तो ये 0 log x की वजह से, ये 0 log x की वजह से, ये 0 log x की वजह से, यहाँ पे बचेगा c2 और x की पावर जो भी 1 अपॉन में 1, तो c2 भी आपको 0 मिल गया है ना। तो c1 और c2 दोनों ही आपको 0 मिल गए, यहाँ पे पुट कर दीजिए जी। तो आपका जो y बचेगा वो सिर्फ ये बच जाएगा, x की पावर -3 log x का क्यूब डिवाइडेड बाय में 6, ये आपका सॉल्यूशन बच गया। अब आपसे पूछी क्यों थी वैल्यू, y एट e के ऊपर, तो y एट e के ऊपर अगर वैल्यू पूछी हुई है तो रख दीजिए e की पावर -3 log ऑफ e की पावर क्यूब 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा e की पावर -3 और ये आपका आ जाएगा बाय में 6। देख लीजिए एक बार, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ और ऑप्शन में देख लीजिए कैसा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग, हाँ ऑप्शन में माइनस के फॉर्म में है, तो ये आपका आ जाएगा 1/6 e की पावर -3, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बाकी के सब क्या है गलत। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। चले नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला देखिए जी 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए आपके पास कहता है लेट y1 एंड y2x बी द टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है आपको इसके दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं y1 एंड y2। आपको कहता है सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन y1 एट 0 इक्वल टू 3, y1 डैश एट 0 इक्वल टू -1, y2 0 एट इक्वल टू -5 एंड y2 डैश एट 0 इक्वल टू 2। ये आपको दिया हुआ है, आपसे रोन्सकियन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे पता है यहाँ पे जब भी मुझे एक पॉइंट पे अगर रोन्सकियन की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे पॉइंट पे मैं निकाल सकती हूँ यूज करके एबल्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे रोन्सकियन की वैल्यू मिल सकती है, कैसे, मुझे यहाँ पे 0 पॉइंट के ऊपर रोन्सकियन की वैल्यू मिल सकती है ना। तो 0 पॉइंट पे रोन्सकियन निकाल ले पहले, फिर हम एबल्स फॉर्मूला यूज करके रोन्सकियन एट 1/2 में निकाल लेंगे। देखिए, तो आपको रोन्सकियन एट 0 कैसे मिलेगा, y1 एट 0, y1 डैश एट 0, y2 0, या फिर ऐसे कर लो y1 एट 0, y2 एट 0, y1 डैश एट 0 एंड y2 डैश एट 0। निकालिए इसको। y1 एट 0 आपके पास क्या है 3, y2 0 एट आपके पास क्या है -5, y डैश एट 0 आपके पास क्या है -1, y2 डैश एट 0 आपके पास क्या है 2 है। तो ये आपको मिलेगा 6 माइनस में 5 दैट इज 1, है ना। तो आपको रोन्सकियन एट 0 क्या मिल गया, y1 और y2 का, कहाँ पे एट 0 क्या मिल गया, 1 के इक्वल मिल गया। आपको क्या चाहिए, रोन्सकियन एट 1/2 चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं, एबल्स फॉर्मूला यूज करके। एबल्स फॉर्मूला क्या बोलता है, एबल्स फॉर्मूला बोलता है कि जो आपका रोन्सकियन होता है x पर या किसी भी पॉइंट पे, आप किस तरीके से निकालते हो, वो आपका होता है ce की पावर -px dx। जहां पे जो px होता है वो आपका dy/dx का कोफिशिएंट होता है जब आपकी इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y" का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे y" का कोफिशिएंट अगर 1 बनाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y" माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x² y डैश
प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप रोन्सकियन कैलकुलेट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो कोफिशिएंट है वाई डबल डैश का उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो आपको वाई डैश का कोफिशिएंट मिलता है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए रोन्सकियन एक्स इक्वल टू सी ए की पावर माइनस पी एक्स आपके पास क्या है, माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दीजिए। सी ए की पावर माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दूं तो ये अंदर वाला आपका क्या हो जाएगा, लोग का बन जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा आया, इसको उस साइड ले गए, ठीक है, लोग ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा क्योंकि 1/2 थी पावर। तो ये आपके पास आया सी रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना, सी रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आपके हाथ में आ गया डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जी, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी हम निकाल कर आए हैं W एट 0 और वो आपको कितना मिला था 1। ये एक तरीके से इनिशियल कंडीशन की हेल्प, इनिशियल कंडीशन का रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे आपको y एट 0 1 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि आपको c की वैल्यू पता चल जाए। तो 1 रखा, W एट 0 यानी x की प्लेस पे आपने 0 रखा, तो c 1 प्लस में 0 यानी 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आते ही वापस इसके अंदर पुट कर दीजिए तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा ये। अब आपको चाहिए वैल्यू किसके लिए, आपको चाहिए 1/4 के लिए, सॉरी 1/2 के लिए। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2, तो 1 प्लस में 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा √5/2। तो आपके √5/2 आंसर आ रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा जी, बाकी के सब क्या आ जाएंगे गलत, ठीक है। तो यहाँ पे एबल्स फॉर्मूला का यूज हुआ है। और ये देख लीजिए ये आपका रिसेंट ईयर का मतलब यानी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर हाथ में लग गए तो मतलब अच्छे, ये आपका एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। तो ये जो आपका था महा रिविजन एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद पीडी करेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है जी। तो कल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी टाइमिंग दोपहर 1 बजे ही रहेगी, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके जी।